हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सी टेट 2023 के जो हैं कंटिन्यू पेपर आपके चल रहे हैं और ये आपके 28 दिसंबर यानी 2022 से लागू हो चुके हैं कंटिन्यू। और ये अब ये जनवरी यानी कि 9 जनवरी, 10 जनवरी और ये अब कंटिन्यू जनवरी में चलेंगे और ये आपके लास्ट जो होगा वो आपका फरवरी में पेपर इसके समाप्त होंगे। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में मैं कुछ पर्यावरण अध्ययन, जो आपका पर्यावरण का जो शिक्षण सब्जेक्ट है, तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ और जो टोटल आपके एनसीईआरटी बेसिस है और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में बात करेंगे आज के टॉपिक पर, जो कि पर्यावरण शिक्षण से है। तो आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन्हीं से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, सबसे पहला है बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो स्कूल जाने में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में स्कूल जाने में जो है, जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और उन्हें बीच में बांस और रस्सी से बने पुल से गुजर कर होकर जाना पड़ता है। तो ये, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे राज्यों के, जैसे असम, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम। तो इनमें से ये आपका असम होगा। फिर ट्रॉली का यूज किया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पर? लद्दाख में। जो सीमेंट के पुल बने होते हैं वो सामान्य क्षेत्र यानी कि समतल या पानी के ऊपर बने होते हैं। फिर वल्लम जो है लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, जो कहाँ पर बनाई जाती है? ये केरल में बनाई जाती है। फिर ऊंट गाड़ी का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? ये आपका राजस्थान, यानी कि ये रेतीली इलाका है, रेगिस्तानी एरिया है। ठीक, तो यहाँ पर ऊंट की गाड़ी का किया जाता है। फिर देखेंगे आप, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये मैदानी इलाकों में, गाँव में किया जाता है। ठीक है, फिर रास्ते पथरीले और आसमान जो हैं वो पहाड़ों में, यानी कि उत्तराखंड की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर ज़्यादातर पक्षियों की आँखें हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके पक्षियों से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी में कुछ प्रमुख पक्षी दिए हुए हैं, जैसे आपका मैना हो गया, कौवा हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात की गई है और इस वीडियो में भी ये जो अब आपको देखने को मिलेंगे ये पक्षियों से रिलेटेड हैं। तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो पक्षियों की आँखें कहाँ होती हैं? वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। फिर आगे पॉइंट लिखा हुआ कि पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उनकी आँखें सिर के दोनों ओर होती हैं। तो ये आसानी से एक समय में, यानी कि 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। फिर जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, वे अपनी गर्दन ही घुमाकर आसपास देखते हैं। फिर है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करती हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। यानी कि जब एक ही किसी वस्तु पर फोकस करेंगे तो उन्हें दूरी यानी कि ज़्यादा लगेगी। ठीक है, फिर और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती हैं तो उनका जो देखने का दायरा है वो बढ़ता है। फिर आगे बात करेंगे, ये आपका लिखा हुआ है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी, ठीक है, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं, यानी कि मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। कौन कौन से ये पक्षी हैं? तो ये इनमें चील हो गया, बाज और गिद्ध। ठीक है, इनकी बात की गई है।
फिर जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही पक्षी ये चीज़ ये वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। फिर कह रहा है एक पक्षी को आँखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे यानी कि छेद कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। पक्षी जो तो यहाँ पर पक्षियों की बात होगी। फिर करेंगे छिपकली के भी मोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और मेरे हिसाब से आप वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखिए तो उससे और अच्छा क्लियर होता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, ये लिखा है मगरमच्छ के भी छोटे 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 छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं पाते। ठीक है, जो मगरमच्छ में कान होते हैं वो छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। फिर है जानवरों जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, ये आपका CTET यानी कि जो CTET है, ये 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। फिर बात करेंगे कान वाले जानवर जो हैं वो शरीर पर बाल। ठीक है, तो और ये क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। जिनके कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, ये बच्चे को जन्म देते हैं। फिर शरीर के जो बाहर बिना कान जो छेद वाले होते हैं जानवर, ये अंडे देते हैं। तो मोस्टली ये अभी जो 9 जनवरी को पेपर CTET का हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। फिर सबसे बड़ी मादा जो हाथी झुंड की, अब यहाँ पर हाथी की बारे में बात की गई है। तो सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। तो अगर हाथी से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो उनमें आपको 4 फैक्ट दिए होंगे और उनमें से या तो कोई एक सही पूछा होगा या फिर इनमें से एक गलत पूछा होगा। तो झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। फिर आगे बात की गई हाथी के बारे में। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ जो पेड़ों की होती है वो खा सकता है। और हाथी जो दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। फिर यहाँ पर बात की गई है कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। ठीक है, फिर उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हाथियों के कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनको ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। तो ये पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। तो वो क्यों हिलाते हैं, क्योंकि जो खुद का शरीर का टेम्परेचर है, तापमान, उसको ठंडा रखने के लिए। ठीक है, फिर हाथी के बारे में आगे बात की गई है कि जो झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से। आपने देखा कि हाथी के विषय में ये आपकी 4-5 पॉइंट हो गए। फिर बात की गई यहाँ पर खेजाड़ी गांव जो है वो राजस्थान में जोधपुर के पास है। जो खेजाड़ी गांव है वो कहाँ पर है, आपके राजस्थान में जोधपुर के पास। फिर लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। क्या कहलाते थे, खेजाड़ी गांव के लोग वो बिश्नोई कहलाते थे। फिर खेजाड़ी का पेड़ जो है वो ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, यानी कि उसे कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बोचाचा गांव है वो किस राज्य से संबंधित है, तो मुजफ्फर ज़िला में, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, फिर आगे बात की गई है मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो पिछली
जो आपका पिछले साल सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है मधुमक्खियों के बारे में। मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और सीटेट के पेपर में आप देखें तो ये एक ऐसा पेपर है कि जहाँ पर क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि इसलिए होते रहते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो एक फिक्स है। आपको इसी सिलेबस में से देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से देखने को मिल जाए तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर बात करें, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कितनी, एक रानी मक्खी, और जो अंडे देती है। ठीक है, फिर छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। तो अगर मधुमक्खियों के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो उनमें से 4 फैक्ट दिए होंगे और उनमें से एक गलत पूछा होगा कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो जैसे दे देगा कि प्रत्येक मधुमक्खी की छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, तो ठीक है, ये भी आपका सही है मधुमक्खी के बारे में। फिर छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, ये भी सही है। और फिर आगे देगा कि छत्ते में जो है वो अधिकांश नर मधुमक्खियां श्रमिक होती है, तो ये आपका जैसे गलत हो जाए, क्योंकि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां जो हैं वो श्रमिक होती हैं। फिर देखेंगे मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी जो श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ट्रेन। फिर आगे आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि किसी राज्य की राजधानी हो गई जैसे, तो उसमें से जैसे आपका दिल्ली के सापेक्ष मुंबई की स्थिति पूछ दी जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा और पेपर में अपना करिए। फिर यहाँ पर है गुजरात का जो खाना है। ठीक है, गुजरात के खाने के बारे में बताया गया है कि ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई। ठीक है, ये मिठाई के साथ खा जाती है। ठीक है, फिर ये मडगांव जो है वो कहाँ का गांव है, तो ये गोवा में है। फिर है गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। फिर कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर जैसे आ जाएगा कि जो कालीकट है वो कहाँ पर है, तो ये दक्षिण भारत का जो राज्य है वो केरल, ठीक है, जो मालाबार के तट पर ये स्थित है। फिर गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है, तो कहाँ से होते हुए जाएगी, तो ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, फिर गोवा, कर्नाटक, और ये जो है ये सारे समुद्री सीमा को टच करने वाले राज्य हैं। ठीक है, फिर भारतीय राज्य केरल तक पहुंचती है। तो गुजरात से अगर केरल तक जो है ट्रेन जाएगी, तो ये किन किन राज्यों से होकर जाएगी, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और फिर केरल पहुंचेगी। तो ये आपको इतना देख लेना है। फिर यहाँ पर कुछ बोलियाँ दी हुई हैं। ठीक है, और ये किन किन राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपको एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि बोलियों से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मलयालम जो है, मलयालम भाषा, ये कहाँ बोली जाती है, तो ये केरल में बोली जाती है। कोंकणी, कोंकणी बोली जाती है आपकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। ठीक है, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। फिर मराठी, तो मराठी जो आपका पता ही होगा कि महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, ठीक है, और दादरा नगर हवेली में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। फिर गुजराती, तो गुजराती आपका नाम से ही पता चलता है कि ये गुजरात में बोली जाती है। फिर कन्नड़, तो कन्नड़ जो है वो आपकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। तो ये आपकी कुछ राज्यों से जो संबंधित बोलियां हैं, और ये सभी ज़्यादातर ये आपके दक्षिण भारत के राज्य, तो इनको आपको अच्छे से एक बार आपको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक न एक देखने को मिल ही जाता है। बात करेंगे अब, दिया हुआ है ये आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये
किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये आपके बिहार राज्य से रिलेटेड है। कहाँ से? बिहार से। और यहाँ पर एक ज़िला है मधुबनी, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये चित्र आपको दिख रहा होगा कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है, तो इस चित्र में जो है वो डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है, ठीक है, इस डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। फिर यह एक लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है और उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम रखा गया है, ठीक है। फिर ये चावल के पाउडर की पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है, ठीक है। अब अगर जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि केवल ये पूछ दिया जाए कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें पूछ भी लिया गया है। अब नए तरीके से कैसे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार पूछा जाए कि चार आपके फैक्ट्स दे दिए जाएं कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है। फिर दूसरा दे दिया कि मधुबनी जो पेंटिंग है यह बिहार की मधुबनी ज़िला के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दे दिया जाए कि ये जो है वो मक्का के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इसका जो ये बनाई जाती है तो ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग जो है ये बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। फिर इन्हें बनाने के लिए यहाँ पर देखेंगे, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चित्रों में इंसानों, जानवरों और पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपका, ठीक है। ये आपके पक्षी भी हैं इसमें और जानवर वगैरह, ये आपका दिख रहा होगा ये हाथी टाइप में, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ जो है मधुबनी पेंटिंग होती है, तो ये आपको एक बार अच्छे से देखना है। फिर ये है आपका बेलवन का गांव, ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। गीजू भाई बधेका, ये आपने बहुत नाम सुना होगा कि गीजू भाई बधेका, ठीक है। तो ये जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित है और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी, ठीक है। एक भारतीय, फिर ये आपका क्वेश्चन आ गया, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। देखिए, जैसा कि मैं अगर बात करूं तो आप 2016 या 15 से लेके आप ये 4-5 साल में जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आप अगर उन्हीं को एक बार पढ़ लें तो मेरे हिसाब से कि सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। फिर बात की गई है कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जैसे कोयल में से कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले पर अपना अंडा देता है, तो ये है कोयल। फिर पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है, केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती है जो कोयल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि चूजे बड़े होने के बाद पक्षी जो है अपना घोंसला छोड़ देते हैं। फिर है नलमदा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीम संघ कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों की पंचायत को हिलगुंडी में क्या कहा जाता है? तो भीम संघ कहा जाता है, ठीक है। फिर है ये बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिखता है, ठीक है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत पुराना अगर बरगद का पेड़ होगा तो उसका जो आकार होगा, एक तो आकार तो उसका बड़ा ही होगा और जो उसकी ऊपर से ये डालियाँ आती हैं और ये नीचे तक
ज़मीन में आपने देखा होगा कि ये धंस जाती हैं, तो ये वास्तव में क्या होती हैं, ये उसकी जड़ें होती हैं। फिर डेजर्ट ओक के बारे में बात की गई है। तो डेजर्ट ओक है, ये एक रेगिस्तानी ओक है, एक एक पेड़ है, ठीक है, जो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये मैं जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्टली पुराने पेपरों से ही एनालिसिस करके लाए गए हैं, तो ये आपको देखना है। फिर ओक के पेड़ के की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। तो ये एक इसकी खास विशेषता है कि इसमें पानी जो है वो कहाँ पर जमा होता है, तो ये पेड़ के तने में जमा हो जाता है। फिर असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। देखिए, अगर लोक त्योहारों की अगर बात की जाए, उत्सवों की बात की जाए, तो ये आपके बहुत से एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। और ये मोस्टली जो बिहू है, ये तो आपको बहुत से पेपरों में देखने को मिल गया होगा क्वेश्चन। तो बिहू जो है वो कहाँ पर है, असम से रिलेटेड है। और चावल की नई फसल के अवसर पर, जब चावल जो धान होती है, ठीक है, तो उसकी कटाई होती है, तो उसके समय ये जो है उत्सव मनाया जाता है। फिर माघ बिहू 14 और 15 फरवरी को, या असमिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये असमिया जो है, ये असमिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है। कहाँ का, असम का। तो यहाँ पर ये बात की है कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। फिर बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। फिर मुक्तापुर, वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ज़िले में है, ठीक है। तो ये पोचमपल्ली ज़िला कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना राज्य में है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से जो है वो तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। फिर है पोचमपल्ली, जो ज़िले में पारंपरिक व्यवसाय हैं कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, ठीक है, और इत्र उत्पादन आदि। ये वहाँ के व्यवसाय हैं जो कि पारंपरिक हैं। फिर आगे कहा गया है, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गईं जहाँ बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम और कश्मीरी कढ़ाई। तो ये जो मुख्य चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जो शॉल है वो कहाँ पर, कुल्लू में बनाए जाते हैं। यहाँ पर आगे लिखा भी है कि ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई, पार्टिकुलर उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहाँ पर इन्हें बनाया जाता है। तो ये शॉल कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कुल्लू के, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी ज़िला आपके बिहार में है। फिर रेशम कहाँ की, तो ये असम में। और कढ़ाई बुनाई, तो ये आपकी कश्मीरी, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि अबू धाबी, ठीक है। तो ये अबू धाबी है, ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ये यहाँ की राजधानी है। फिर अबू धाबी की जो मुद्रा है, तो ये क्या है, दिरहम है। फिर चित्तप्पन जो है वो मलयालम में पिता का छोटा भाई, यानी कि अपने यहाँ जैसे चाचा का बोला जाता है, तो वहाँ पर चित्तप्पन बोला जाता है। फिर कुंजम्मा, तो मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी, तो अपने यहाँ पर क्या बोला जाता है छोटे भाई की पत्नी को, अपने यहाँ पर मलयालम में, अपने यहाँ पर सॉरी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिता के छोटे भाई की पत्नी को चाची बोला जाता है। और यहाँ पर मलयालम भाषा में जो है वो क्या बोला जाता है, कुंजम्मा। फिर केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, ठीक है, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। ये मुख्य रूप से कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, केरल राज्य में। फिर यहाँ पर बात की गई कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है वो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली
परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है। फिर वहीदा जो है प्रिज्म है वो जम्मू और कश्मीर के राजौरी, ठीक है, ज़िले के थन्नड़ी से हैं। कहाँ से हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले से हैं। फिर परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। फिर दिया हुआ है प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ठीक है। तो प्रिज्म कैसा कांच होता है? तो ये इनमें से क्या है जो 7 रंग दिखाता है? तिब्बती, जिसे यानी कि भोटी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। ये एक भाषा है, ठीक है, जिसे भोटी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? लद्दाख में। फिर भोटी जो है वो भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। फिर भोटी भाषा में पिता को आवाले कहा जाता है। ठीक है। ये जो भोटी है तो ये लद्दाख की जो है वो बोली है। और इस भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है और पिता को क्या बोला जाता है? आवाले। फिर यहाँ पर दिया हुआ है रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। तो ये यहाँ पर रेशम के कीड़े के विषय में बात की गई है। और रेशम जो है, रेशम पालन को क्या बोलते हैं? तो ये सेरीकल्चर बोलते हैं। और अब बात करें अगर अंगूर के उत्पादन को, तो अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर बोला जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? तो एपीकल्चर बोला जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो एक लाइन में चलती हैं। हम लोग बता नहीं पाते हैं कि ये मतलब क्यों एक लाइन में चल रही हैं। ठीक है। तो इसका कारण होता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो एक ज़मीन पर अपने चलते समय कुछ विशेष पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे सूंघ कर ही पीछे आने वाली चींटियाँ चलती हैं, उन्हें रास्ता मिलता है। फिर बात की गई है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से, यानी कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से, ठीक है, ढूंढ लेता है। फिर यहाँ पर बात की है सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है, यानी कि जो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जो कुत्ता होता है तो वो एक मोहल्ले में, जैसे आपके एक कुत्ता है तो वो अगर अन्य मोहल्ले से कोई कुत्ता आएगा तो वो उस पर भौंकेगा, क्योंकि उनकी भी जो है वो अपना निवास स्थान, वास स्थान, यानी कि अलग अलग बटा होता है कि भाई मैं इस मोहल्ले का राजा हूँ, तू उस मोहल्ले का राजा है। तो इस प्रकार से उनमें भी होता है। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है। अगर जैसे कोई कुत्ता दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए, ठीक है, और वो चला जाए, तो वो जो कुत्ता उस प्रॉपर मोहल्ले का है, ठीक है, तो वो किस प्रकार पता लगाएगा? तो वो उसके मल मूत्र की गंध से जान लेता है। ठीक है। फिर यहाँ पर बात की गई है कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने सारे जानवरों को नहीं दिखाई देते। देखिए, इसलिए तो मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हम सारे रंग देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो वो इतने रंग नहीं देख सकते जितने कि हम लोग यानी मनुष्य देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रात में कौन सा पक्षी है वो जागता है, तो वो उल्लू है, तो उसे काला ही दिखता है, काला या सफ़ेद, किसी किसी को सफ़ेद दिखेगा।
फिर बात की गई है सांप के जो बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, जो सांप होता है तो उसके बाहरी कान नहीं होते। ठीक है, हम जैसे हम लोग बात करते हैं कि बीन बजाने से जो सांप है, ठीक है, तो वो बीन की जो आवाज़ सुन के या धुन सुन के आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सांप के जो है वो बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता, यानी कि शेर और चीता आएगा तो वो अपना शिकार करने आएगा, तो को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश भेजता है। तो अपने साथियों को संदेश कैसे भेजेगा? एक खास आवाज़ निकालकर। उनकी कोई अपनी खास आवाज़ होती होगी, मैंने तो आज तक नहीं सुना। फिर कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, कुछ पक्षियों में विशेषता होती है कि जो अलग अलग विशेष प्रकार के खतरे होंगे तो उनके लिए अलग अलग आवाज़ निकालेंगे। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। फिर यहाँ पर बात की है मछलियों के बारे में। तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? बिजली तरंगों से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, यह कुछ अनहोनी होने वाली है। देखिए, इसका जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण उदाहरण ये आपको आगे दिया हुआ है। तो ये एक ऐसी घटना हुई थी, कहाँ पर? तो सन 2004 में। कब? सन 2004 में दिसंबर महीने में आए सुनामी से कुछ समय पहले। ठीक है, जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी, ठीक है, अंडमान की कोई आदिवासी जाति रही होगी, ठीक है, तो उनके द्वारा यह जानकारी जो है वो समझ ली गई। ठीक है, और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग जो हैं वो सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। ठीक है, डॉल्फिन जो है वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बात की गई है स्लॉथ के बारे में। देखिए, मैंने स्लॉथ का क्वेश्चन जो है स्लॉथ के बारे में मैंने 2-3 वीडियो में डाला भी हुआ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और इसी जो है पर्यावरण शिक्षण की है, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देखेंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखेंगे, तो उसमें से आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और आप एनालिसिस कीजिए कि आप कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन भालू नहीं होते हैं। ये दिखते तो भालू जैसे हैं लेकिन भालू जैसे नहीं होते हैं। फिर ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। फिर ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते जो है वो खाते रहते हैं। फिर लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठा, यानी कि जो है इनका जीवन काल है वो 40 वर्ष में पूरा हो जाता है, और ये इन 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ों पर ही यहाँ से वहाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमकर अपना 40 वर्ष निकाल देते हैं। यानी कि अगर काउंट किया जाए इस हिसाब से तो 8 × 5 = 40, यानी कि 5 साल लगभग एक पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर स्लॉथ के बारे में आगे लिखा हुआ है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी कि सप्ताह में एक बार। ठीक है, फिर
ये यहाँ पर लिखा हुआ है बाघ के बारे में। तो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की जो है वो बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। किसके द्वारा उसे पता चल जाता है? तो उसकी जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को पहचान लेती हैं और इसके द्वारा उसे शिकार का पता चलता है। फिर बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। ठीक है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। देखिए, जो बाघ है अब वो गाँव और ऐसे नॉर्मल एरिया में तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि बाघ तो बड़े बड़े जंगलों में होगा। तो ये कई हजार जो है वो कई किलोमीटर का एरिया हो सकता है, होता है। फिर यहाँ पर बात की गई है बाघ के बारे में। जो एक बाघ है वो किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने अभी बताया कि जो एक बाघ है वो अपना किस प्रकार से दूसरे बाघ को पहचानता है, तो मूत्र की गंध के द्वारा। ठीक है, फिर बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे कि गुस्से में, कराहने में, गुर्राने में। ठीक है, ये अलग अलग आवाज़। और बाघिन को बुलाना हो, ठीक है, तो अलग आवाज़। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं करेगा तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ वो अपनी निकालेगा। फिर बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। देख रहे हैं आप कितने, 3 किलोमीटर दूर से भी इनका गुर्राना सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ों में अंतर को भांप लेते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि बाघ जो है वो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में, यानी कि जैसे अगर हवा चल रही होगी और पत्ते हिल रहे होंगे तो वो पहचान लेगा। और शिकार की झाड़ी, जैसे कोई शिकार है और झाड़ियों में छुपा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पत्ते जो हिलेंगे डुलेंगे तो उससे आवाज़ आएगी। तो इन दोनों में वो अंतर कर लेता है। फिर बाघ के जो दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा जो है वो करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, फिर बाघ के बारे में लिखा है कि जो बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ही जो है बाघ कम होते चले जा रहे हैं अपने भारत में। तो ये क्या है, खतरे में है, यानी कि संकटापन्न है इनकी प्रजातियाँ। फिर बात करेंगे, हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, जो हाथी है उसके आपने देखा होगा कि जो दांत होते हैं लंबे लंबे जो बाहर निकले होते हैं, तो उसके लिए मार भी दिया जाता है। फिर गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। जो गैंडे का सींग होता है बहुत से कामों में यूज़ में लाया जाता है, तो उसके लिए मार दिया जाता है। फिर शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, शेर, मगरमच्छ और सांप, ठीक है, इनकी जो खाल होती है ऊपर की, उनका यूज होता है कई इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर कस्तूरी जो हिरन को थोड़ी सी खुशबू, जो कस्तूरी हिरन होता है, ठीक है, तो उसे किस लिए, थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। फिर हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ से हमारे देश की सरकारें इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही हैं। ठीक है, इन जंगलों में जैसे आप देखेंगे, जैसे कि उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इसका पहले नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क था। और वर्तमान में क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। फिर आगे लिखा है राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, इन जंगलों में जानवर का शिकार मना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जानवरों का शिकार करना मना है।
यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सपेरे लोगों को क्या कहते हैं, तो जो सपेरे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो ये कालबेलिया जो एक विशेष नाच है, तो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। और एक राजस्थान से आपका संबंधित जो नृत्य है वो है घूमर, आप सब ने सुना ही होगा। और घूमर जो नृत्य है, ठीक है, वो हाल ही में एक जो पिक्चर आई थी, उसका नाम क्या था, पद्मावती, ठीक है, तो उसमें घूमर नृत्य है वो दिखाया गया है। चलिए टॉपिक पर आगे बात करेंगे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो कितने, 4 प्रकार के, कौन कौन से, नाग, करेत, तोबोइया और अफाई। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल तन्मयता से एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। एक बार नहीं, मैं तो कहूँगा आप 2 बार वीडियो देखिएगा। और जो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाली हुई हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको एक बार कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर आगे आपके पेपर में ही बहुत अच्छे से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। धन्यवाद।